हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस तो हो बायोलॉजिकल। गया बायोसिस्टमेटिक और टेक्सोनोमी का एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड वो एग्रीकल्चर पेस्ट फॉरेस्ट। सेकंड चल रहा था पेस्ट हाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल, लॉजिकल कंट्रोल। अभी तक हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हम लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं, यानी पेस्टिसाइड छिड़क करके पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वी आर सीइंग एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बींग्स, आपके वल्चर्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर डाइंग। और हमारी बायोडायवर्सिटी जो है कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, बायोडायवर्सिटी कम हो गया और पेस्ट जो है और मजबूत हो जा रहा है। आप पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, बाय दिस यू आर ओनली एलिमिनेटिंग द वीक पेस्ट, बट स्ट्रॉन्ग पेस्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसके द्वारा, तो टॉलरेट कर जाएंगे इस पेस्टिसाइड को। और उस स्ट्रॉन्ग पेस्ट जो टॉलरेट कर गए उसके बच्चे जो होंगे उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी धरती पर फिर। और वीक पेस्ट को तो एलिमिनेट कर ही दिए, इवोल्यूशन है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। फिर आपको नया पेस्टिसाइड खोजना पड़ेगा, उसको भी कर जाएगा टॉलरेट, फिर और नया कितना करते जाएगा। और अंत में और तो इसका हो गया टॉलरेट कर गया, साथ में ये पेस्टिसाइड जो है हमारे फूड चेन में एंटर कर गया है। यहाँ तक कि जो लैक्टेटिंग मदर है उनके दूध में भी मिलता है ये पेस्टिसाइड, जो बच्चे आज जन्म हुए हैं। कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम ये मिलते हैं। कहाँ से आए ये सब, पेस्टिसाइड से आए। ये पेस्टिसाइड सब खेतों में छिड़के गए, बारिश हुई, वहां से मिट्टी में गए, वाटर मिट्टी से रिस के पानी में मिले, वाटर बॉडी में गए, उसको मछलियों ने खाया। इसीलिए आजकल मछली खाना भी गुनाह हो गया है। बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा, मछली में पूरा बायोमैग्निफाइड है, पेस्ट भरा हुआ है उसमें, पेस्टिसाइड अंदर में, डीडीटी पूरा भरा हुआ है उसमें। तो 50 साल से डीडीटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मलेरिया से हमारा देश बहुत प्रभावित था। तो मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए, मच्छर को मारने के लिए, जनता का बचाने के लिए, चूंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो ये लोग करेंगे नहीं, पुराना ढर्रा पे मच्छर को मारने के लिए डीडीटी छिड़क दिया बहुत सारा, और सालों साल हर साल 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 डीडीटी छिड़कते गए, वो सब डीडीटी जो है एक्यूमुलेटेड है, बायोमैग्निफाइड है। मछली खाओ डीडीटी जाएगा पेट में, समझ रहे हो। तो ये पेस्ट कंट्रोल बहुत ही खराब स्ट्रेटजी है। इससे मानव समुदाय अपना विनाश खुद कर रहा है, क्वालिटी घटा रहा है। आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो इंफीरियर पैदा हो रहे हैं, उनका बॉडी डिफेक्टिव हो रहा है, उनका ब्रेन डिफेक्टिव हो रहा है, नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो रहे हैं ढंग से। जैसे एक एग्जांपल और लो, पहले लोग चूना कराते थे घर में, चूना से एकदम दीवार चमचम होता था, एकदम व्हाइट हो जाता था, चूना से व्हाइट वॉशिंग होती थी, और महकता भी बहुत अच्छा था, दमदम करता था, सुगंधित रहता था। अब तरह तरह का डिस्टेम्पर, ये वो प्लास्टिक, इनामेल, ये क्या क्या आ गया, एशियन। ठीक है, तो ये किस लिए आए, क्या जरूरत है इनका, क्या इससे किसी का पेट भर रहा है क्या, इस दीवार अच्छा चमक, चूना काफी था ना, अच्छा ये भी तो व्हाइट है और पूरा साफ सुथरा अच्छा दिखता है। इस पे काम चल रहा था। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने अपनी लालसा के लिए एक दूसरे पर चढ़ के, मेरा मकान ज्यादा चमकता है, ज्यादा लश्चर है, ये वो टेम्परेचर कंट्रोल, ये वो फालतू का एड सब जो दिखाते रहता है, और उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। लंबे समय तक चलने के लिए सर, कि इसमें बार बार खर्च ना हो, इसलिए भी सर। तो ठीक है, आपके ऐसा नहीं बच्चे होगा सर? मानसिक रूप से अपंग पैदा होंगे, और हो रहे हैं। अगर दीवार चमकाना ज्यादा जरूरी है आपके बच्चों को मानसिक रूप से अपंग बनाने से, तो वो आदमी पागल ही कहलाएगा। क्या होता है इसमें, प्लम्बम यूज होता है, लेड है,
अब बच्चे घर के अंदर दीवार को चाटेंगे, लिखेंगे, कुछ करेंगे, खरोंचेंगे, मुंह में उंगली लेंगे। तो हम सब लोगों को कहते हैं लेड फ्री। ये सारे जो सस्ते वाले पेंट हैं, और इंडिया में सब ऐसा ही है, ये सब लेड है इसमें। चाहे ग्रिल का पेंट हो, गेट का पेंट हो, ये सब में लेड है। डिस्टेम्पर है, अंदर में पेंट है दीवार पर, उसमें भी लेड है। दीवार चमकाने के चक्कर में आपके फूड चेन में लेड जो है, हार्मफुल हैवी मेटल, इंक्लूड हो जा रहा है। क्या पढ़ाई छोड़ के क्या फायदा, एडवांस होके क्या किया इसने? कंपनी ने पैसा कमाने के लिए खूब अच्छा अच्छा ऐड देगी, शर्मा जी का घर, वर्मा जी का घर, ये वो। चूना वज अभी भी चूना बेस्ट यूज हो रहा था, बहुत आसान तरीका, सस्ता एकदम। लाइम लाए, एक ड्राम में चूना, कली चूना होता था, कली चूना डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, एक जो थर्मिक रिएक्शन है, वाटर बॉयल करने लगता था खुद ब खुद, पानी गर्म हो गया, धधकने लगा, चूना उसमें बाल्टी में लिया, पोचारा से उसको पोंछ दिया। उसके बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता था। वातावरण में सीओ, वातावरण वातावरण में जो CO2 है, उससे रिएक्ट होके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता था दीवार पर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट होता है पूरा एकदम। पोतने के टाइम में लगेगा कि हल्का है, लेकिन कुछ देर के बाद देखोगे एकदम पूरा व्हाइट हो जाएगा, खिल जाएगा। कोई बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं, कुछ नहीं, बच्चा दीवार खुरचे या चाटे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप ये करो। तो बायोलॉजिक, तो इस तरह से कहने का मतलब, जो ये केमिकल के रूप से हम लोग जो कर रहे थे पेस्ट कंट्रोल भी, ये बहुत ही हार्मफुल है ऑन अर्थ। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, तो क्या करता है, ये क्यों खराबी है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ग्रोइंग डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका है? बच्चों का। उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, नर्व के स्टेम सेल्स होते हैं बच्चों में, और वो डेवलप हो रहे हैं, पूरा एपोप्टोसिस भी हो रहा है, साथ में न्यूरॉन्स भी डेवलप हो रहे हैं, एक्सॉन लेंथनिंग हो रहा है, ग्लायल सेल्स, न्यूरॉन सेल्स सब आ रहे हैं। इसको जो है ये अफेक्ट कर देता है। अगर ये ना रहता तो आप सब कहोगे नहीं बच्चा तो ठीक है, आप इमेजिन करो कि ये अगर ना रहता तो वो बच्चा और ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ध्यान नहीं, सरकार को ये सब बंद कर देना चाहिए, कानून बना के। कोई भी प्लम्बम बेस्ड केमिकल जो है, सिंथ या पेंट के, कोई भी तो नहीं कर सकते, बहुत सारा इसका अदर यूज। बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसमें भी लेड है। इसीलिए बैटरी कहा जाता है उसको नहीं छूने, उसको ब्रेक नहीं करना, उसको प्रॉपरली रिसाइकल करेंगे कि उस बैटरी के जो अंदर में प्लास्टिक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर लेड के प्लेट्स हैं, अंदर कई सारे प्लेट्स हैं पतले पतले, इसको प्रॉपरली रिसाइकल किया जाता है। तो वहां से तो नहीं हटाएंगे, बैटरी रहेगा ही। अब लिथियम आयन बैटरी, जो मोबाइल वाला बैटरी है, वो तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं तो लिथियम आयन बैटरी, इसका दाम हो जाएगा 2 लाख रुपया, छोटा सा बैटरी का। कार, बैटरी से चलने वाली कार आप देख ही रहे हो क्यों इतनी महंगी होती है, जबकि इंजन भी नहीं है, दाम है उसका आधा दाम बैटरी का ही रहता है। कॉस्टली है तो नहीं जाएगा ना। और लेड एसिटेट बैटरी जो है वो आपको 12-13 हजार रुपये में मिल जाता है, 150 मिली एम्पियर आवर का भी। और दिस इज सफिशियंट फॉर 1 kVA लोड, घर के लिए, इन्वर्टर के लिए। तो ये तो सस्ता, चलो ये पैक है, पूरा प्लास्टिक में पैक है इसका, सारे लेड प्लेट। तो इसको बच्चा से भी दूर रख सकते हो, छूने छापने इसको नहीं दोगे। लेकिन इसको क्या करोगे, दीवार पर जो पेंट है इसको तो बंद करना चाहिए कंप्लीटली। और कुछ पेंट्स जो हैं आजकल सिंथेटिक, जो लिखता है लेड फ्री, लिखेगा लेड फ्री, लेकिन वो भी कंप्लीटली लेड फ्री नहीं रहते हैं। और लेड फ्री का कीमत जो है इससे भी और चढ़ के रहेगा। बेस्ट था ये
क्या जा रहा था, शानो शौकत, झूठा शानो शौकत के चक्कर में इतना पड़ी। और इन पेंट्स को, इंडस्ट्री पेंट्स को बनाने के दौरान, मैन्युफैक्चर करने के दौरान भी बहुत प्रदूषण होता है। और मैन्युफैक्चर बनने, उसका बनने के, प्रोडक्ट बनने के बाद वो आदमी को खराब कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, तो हम शुरू करें बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? अगर पेस्ट कंट्रोल करने से तो कहीं अच्छा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज बेसिकली where we choose a natural enemy, नेचुरल एनिमी हम चूज करते हैं इस पेस्ट का, और उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और उसके इंट्रोड्यूस करने से वो नेचुरल एनिमी जो है, उसका प्राकृतिक जो उससे जो दुश्मन है, उस स्पीसीज को खा जाएगा, नष्ट कर जाएगा, पचा जाएगा, खा के पचा जाएगा उसको। हम कोई केमिकल देके नहीं मार रहे हैं ताकि केमिकल रह जाए और दूसरे को भी खराब करे, दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म थे, उसको खा के पचाएगा। तो दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। कब कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल? जब हमारे पास टेक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन होगा उसके नेचुरल एनिमीज का, साथ ही साथ पेस्ट का भी। तो नेचुरल एनिमीज ऑफ द पेस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट, एंड दिस इज मच मोर इकोनॉमिकल ऑल्सो। सस्ता भी है और बहुत ही अच्छा तरीका है, इको फ्रेंडली है। समझ रहे हो? हेलो, यस सर। which one you will prefer, which one you will say? अगर कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अवेलेबल है अपने खेत में, कौन सा करोगे कंट्रोल? पेस्ट करोगे, बायोलॉजिकल करोगे? करना चाहिए बायोलॉजिकल। है ना। लेकिन अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है, विकास हो रहा है। हमारे पास और भी इसको डेवलप करने की जरूरत है। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर अवेलेबल, लेकिन टू मेंटेन देम इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। थोड़ा मेहनत पड़ता है इसमें। और ये क्या है, बाजार से पैकेट खरीदा, मशीन में डाला, पानी डाला, मशीन से फरवारा कर दिया, पेस्ट कंट्रोल तुरंत है, क्विक है, ओवर द काउंटर, लेकिन बहुत ही खराब, कैंसर कर रहा है। तो सिस्टमैटिक्स urgently these days are greatly involved in designing and implementing the biological control programs of pests and diseases nowadays effectively. थर्ड वन, ये सब इसका एप्लीकेशन हो गया, समझ रहे हो? थर्ड एप्लीकेशन कैन गिव इट इन पब्लिक हेल्थ। Because taxonomy plays an important role in public health program. Why? Because there are a number of diseases which are spread by many different type of organisms like arthropods, platyhelminthes, nematodes, other type के organisms हैं. So our controlled measures should be planned to attack these target species. And if you do not have the complete information, systematic information of that organism or that target species, how will you eradicate that? For example, जैसे एनोफिलीज का एक, जितने भी तरह के एनोफिलीज नहीं, तो एनोफिलीज ये मच्छर है। एनोफिलीज का एक स्पीसीज है एनोफिलीज मैक्यूली फिनिश, एनोफिलीज मैक्यूलोफिनिश। तो ये जो है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर transmitting malarias. But this species consisting of several subspecies, and all those subspecies are not responsible for transferring malaria.
not responsible for transmitting malaria. तो एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि आइडेंटिफाई करे कि इस स्पीसीज के कौन कौन से सब स्पीसीज जो है मलेरिया के ट्रांसमिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. So a correct identification is required, and this correct identification will ensure a maximum effective control at the minimum cost and minimum damage. तो पूरे एनोफिलीज मैक्लोपिनिस ये जो स्पीसीज है इनको टारगेट करने, इनको मारने के बजाय इनके सब स्पीसीज जो है जो रेस्पॉन्सिबल है उनको टारगेट करें, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट, जो ज्यादा ठीक होगा. क्योंकि पूरे स्पीसीज को टारगेट करने का मतलब होता है किसी स्पीसीज को आप डेलिबरेटली टारगेट करके एलिमिनेट करने का कोशिश करोगे, दैट मीन्स वो इकोलॉजी में इम्बैलेंस आ जाएगा. क्योंकि आपको पता भी नहीं कि उस स्पीसीज का कितना कहाँ पर रोल है इन दिस कॉम्प्लेक्स जो नेचर है, उसमें सबका इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पर. और एक स्पीसीज के विलुप्त हो जाने से, गायब हो जाने से उस पूरे सिस्टम से इम्बैलेंस हो जाता है. जैसे एक दीवार बहुत सारे ईंटों से बनी है, भले ही वो पक्की दीवार हो और एक उसमें सुराख करके एक ईंटा निकाल लिया जाए, एक गायब हो गया, भले वो दीवार टिकी रहे लेकिन अब वो कमजोर हो गई. सो ऑल, तो पूरे स्पीसीज को टारगेट करने के बजाय सब स्पीसीज को टारगेट करेंगे जो हमारा एनिमी है. फोर्थ वन, इन क्वारंटाइन many new pests and diseases of plants and animals and human beings can spread from one country to another through transportation or as people travel. कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दूसरे देश से कोई एक प्लांट का बीमारी जो उसी बाउंड्री में कन्फाइंड था हमारे यहाँ आ जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए. Okay? So respective governments make use of this taxonomical data and give it to quarantine laboratories at airports, ports to check the transmission. And here taxonomists play a vital role because they will give you prompt identification of these pests and diseases which have the potential to transfer themselves from one part of the world to another part of the world. You have to check it. उसको कन्फाइन करो बॉर्डर के. अगर वर्ल्ड में कोई चीज स्प्रेड कर जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है. जब तक वो किसी पॉकेट में आइडेंटिफाई करके उसको क्वारंटाइन अगर करके हम वहीं उसको नष्ट कर दिए तो अब वो फिर सिस्टम में नहीं आएगा, वो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलेगा. अभी रिसेंटली कोविड-19 का केस आप देख चुके हैं. अगर कोविड-19 इतना भयावह होगा, ये पहले बार जब स्प्रेड हुआ, जब छोटे एरिया तक था सीमित, उसी समय उसको इफेक्टिवली प्रॉपरली क्वारंटाइन कर करके अगर एलिमिनेट कर दिया जाता तो नहीं फैलता पूरी दुनिया में और वो एलिमिनेट भी हो जाता. अब वो पूरी दुनिया में फैल गया है. पूरी दुनिया से कैसे एलिमिनेट करें, कोने कोने कन कन में चला गया, हर कंट्री, हर जिला, हर गांव गांव में पहुंच गया. अब डिफिकल्ट हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया. वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट. अब आप वैक्सीन बनाइए अपना बचाव के लिए, जो करना है मास्क पहनिए, वो सब कीजिए. तो इसलिए टैक्सोनॉमिस्ट अगर करेक्टली बता दिए होते, लेकिन चूंकि ये नया वायरस था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इतनी क्विकली स्प्रेड हो गया, टैक्सोनॉमिस्ट यही तो इंसान है, वो फेल पता नहीं लगा पाएगा. अगर इनका कंप्लीट नॉलेज होता इस तरह से बायोसिस्टमेटिक्स का, इस वायरस का, तो
बहुत ही मदद मिल जाती शुरू में, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है इसका। इसी वजह से फ्लाइट्स खुली हुई थी। जब तक इंडिया पहुंचा ये वायरस, और फिर बाद में WHO ने डिक्लेयर किया कि हाँ ये ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। चाइना ने बताया ही नहीं कि ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। WHO भी चाइना की हाँ में हाँ मिलाते रहा, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाद में कहा नहीं नहीं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, सब अपना अपना एयरपोर्ट बंद करो तुरंत। समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। फिफ्थ, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किस पर? वाइल्ड लाइफ पर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वाइल्ड लाइफ की प्रचुरता थी, अब आजकल इसका हो गया कम। जब प्रचुरता थी तो महत्व नहीं समझे, खूब शिकार कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आज कमी हो गई, और हमको जो नॉलेज से प्राप्त हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजी को बैलेंस रखने का मतलब इनको नष्ट करना, मतलब खुद को नष्ट करना। So presently great attention is being paid to conserve and propagate wildlife, because the indiscriminate killing and felling of trees have already resulted in great disturbance in the natural environment, and now we have realized it. रियलाइज करने के बाद सरकारों ने कानून बनाए ताकि लोगों को रोका जा सके, वो अपने स्वार्थ की वजह से अगर ऐसा करेंगे तो उनको रोका जा सके, उनको दंड दिया जा सके। तो टैक्सोनोमिस्ट कैन हेल्प अस, और they can help all environmental protectors, जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और अदर स्टेक होल्डर। हम सभी स्टेक होल्डर हैं, लेकिन जो जागरूक हैं या जो लगे हुए हैं कि नहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन लोगों को ये टैक्सोनोमिस्ट से बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि टैक्सोनोमिस्ट आर identifying economically and ecologically important wildlife. And this task is important for the preservation and protection of our biodiversity. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एप्लीकेशन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। Mineral prospecting is occurrence of certain type of flora and fauna in the sedimentary rocks gives us clear picture of the sequence of geological event that has happened there in the past. सेडिमेंट्री रॉक्स का हम जब अध्ययन करते हैं भूगर्भ शास्त्री, तो उस सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल मिलते हैं। क्यों फॉसिल मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में? दो तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस सेडिमेंट, तीन तरह के, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे संगमरमर जो है, मार्बल जो है, वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। बेसाल्ट, ये पहाड़ का जो गिट्टी है, वो है आपका इग्नियस रॉक। और जमीन पर जो पाए जाने वाली जो मिट्टी है वो भी वो सेडिमेंट्स है। वो सेडिमेंट्स अगर कॉम्प्रेस होकर इधर ऊपर बहुत प्रेशर बनते गया तो दैट बिकम सेडिमेंट्री रॉक। आपका हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है आगे वाले, जिस पर शिमला देहरादून जो पहाड़ियां हैं ऊपर हिल स्टेशन। तो मिनरल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि इग्नियस रॉक जो है वो डायरेक्ट वोल्केनिक इरप्शन से आया, जमीन के अंदर से लावा, और वो ठंडा होकर के पत्थर बने, वो है इग्नियस रॉक। तो उसमें तो कोई जानवर के मरे हुए अवशेष हो नहीं सकते हैं। धरती के गर्भ में कहाँ से आएगा जानवर, और वो फिर वोल्केनिक इतना गर्मी से वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें
या कोई वॉल्केनिक इरप्शन से कोई जानवर दब गया जीवाश्म, तो ये हमें कई बार मिल जाते हैं, मान लिया मतलब ये गर्मी से मर जाएंगे या जल जाएंगे। लेकिन कई बार किसी कारण से कोई पेड़ पे बहुत सारा पेड़ रहा ऊपर में, उसके नीचे ये रहा, पेड़ जल गया, पेड़ के नीचे वाला बचा रहा, फिर उसके नीचे ये दब गया, तो इस तरह से ये मिल सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक धरती के अंदर बहुत ज्यादा हजारों सालों तक दबे पड़े हुए रहे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन, they turn it, that's why the name is metamorphic। तो मेटामॉर्फोसिस हुआ रॉक का, तो जैसे आपका मार्बल, मार्बल कैसे मेटामॉर्फोसिस हो, चूना पत्थर से वो मार्बल बना, ठीक है। तो उसमें भी नहीं मिलेंगे हमारे फॉसिल, फॉसिल मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। और कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, दे आर द मार्कर्स, वो आज नहीं मिलते हैं वो स्पीसीज, लेकिन किसी जमाने में साइलुरियन डेवोनियन पीरियड में वो एबंडेंट थे, धरती पर उनका राज था। ये इन्वर्टिब्रेट से धरती पर इनका राज था, यही थे, समुद्र में इनका राज था। लेकिन मास एक्सटिंक्शन इवेंट में ये विलुप्त हो गए, और आज एक भी नहीं बचे हैं वो उनमें से कोई। कुछ एग्जाम्पल से मैं नाम भूल रहा हूँ, एक कैलकेरियस करके एनिमल है, नहीं एक है कैथोडोन, यूजी2 वाले को पढ़ाए थे, हम भूल रहे हैं, मैं याद दिलाना बार बार, सी से नाम है। आज भी इसके दांत जो हैं आगे के बहुत नुकीले होते हैं। ये एनिमल था, आज भी ये उसमें बहुत ही बहुतायत हुए थे। आज भी ये एनिमल्स कोई एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए, ये नहीं है, लेकिन इनके फॉसिल क्या आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स, एक्सटिंक्ट है ना। आर्कियोप्टेरिक्स इज डिफरेंट थिंग। आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ आपका रेप्टाइल एंड बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स एक तरह का डायनासोर है, डायनासोर है वो। आर्कियोप्टेरिक्स विलुप्त हो गया, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स के बाद में जो सॉरिशियन डायनासोर बर्ड्स थे, सॉरिशियन डायनासोर जो थे, उन्हीं सॉरिशियन डायनासोर से, अब उतना हमको ले जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा टाइम, लेकिन कोई नहीं, सॉरिशियन डायनासोर से फिर बने थे आपके आर्कियोप्टेरिक्स। और आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों चीज था, पूंछ भी था और चोंच भी था, चोंच पर दांत था उनको, उससे डेवलप हुआ बर्ड्स। वो अलग थी, वो हम बात कर रहे हैं, वो ये पानी में रहते थे सारे, सी से हम भूल रहे हैं क्या, कैथोडोंट या कोनो, हाँ कोनोडोंट, कोनोडोंट, कोनोडोंट। और धरती पर इनका राज था, ये सब भरे हुए थे पानी में कोनोडोंट्स, साइलुरियन डेवोनियन पीरियड में। और लेकिन मास कैटास्ट्रोफिक इवेंट में ये विलुप्त हो गए, ये मर गए, ये चले गए धीरे धीरे धीरे। तो वो सारे कोनोडोन जितने बहुतायत मात्रा में थे समुद्र में, और उस समय चूंकि आपके डिकम्पोजर्स जो थे उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ये कोनोडोन्स मरे और सी बेड पर जाके बैठ गए, उनके डेड बॉडी। ना वो डेड बॉडी सड़ेंगे, ना उनको खाने वाला कोई, बरसों बरसों तक वो पड़े रहे, करोड़ों करोड़ों साल तक बिना सड़े हुए उनके शरीर। और समुद्र में जो नदियों के पानी के द्वारा जो मृदा जो है अपरदन करके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ, उसके नीचे ये दबते गए कोनोडोन्स। करोड़ों साल तक एक प्रक्रिया चलती रही, सारे कोनोडोन्स मर गए, कोनोडोन्स दबते दबते ये कोनोडोन्स हैज टर्न्ड अप इनटू द पेट्रोलियम। तो अब ये हम यहाँ से मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में समझा रहे हैं। अब क्या मिला, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर हो गया, कोनोडोन, फॉसिल ऑफ द कोनोडोन इज फाउंड इन एनी sedimentary rock that indicates that that sedimentary rock may have, or that sedimentary rock has the great chance of having petroleum in that। पेट्रोलियम खोज करने जब होती है तो कोनोडोंट मिल गया, तो जो इंजीनियर्स हैं वो ताली बजाते हैं, वाह वाह वाह, इस लेयर में कोनोडोंट मिला है, समुद्र में खोज होती है पेट्रोलियम की। ठीक है, तो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में अब टैक्सोनॉमिस्ट
हेल्प करेगा इनको, कहेगा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला, ओके कोनोडोन बहुत मिलते हैं, कोनोडोन मिलेंगे तो क्या ये दिस इज कोनोडोन, दिस इज कोनोडोन, या कोनोडोन का कोई पीस मिला तो ओके इट इज बिलोंगिंग टू कोनोडोन, दैट मींस दिस स्ट्रेटा may have your this mineral or that deposit. आ रहा समझ में? Yes, sir. So also helps in search for such fossil specimens, where they give us the clue about the fuels and the mineral deposits present in that strata. Therefore, you see here that paleontologists play a major role in the identification of such fossil specimens of the sedimentary rock, and thus gives us a clear picture of the correct sequence of the geological events that has taken place. And such works have been great success in the industrialization of our world. So taxonomy का देखिए रोल लिंक हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ओके इकोनॉमिस्ट की हेल्प की है ना पेट्रोल निकालने खोजने वाले कंपनी को, यहाँ पेट्रोल मिलेगा खोजो, यहाँ पर कोनोडोंट मिला है। आ रहा समझ में? Yes, sir. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सा नंबर था हम भूल गए, छोड़ो यार जो भी होगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम टैकल करने के लिए ये टैक्सोनॉमिस्ट विल हेल्प अस। क्यों? क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट हैव played an important role in detecting some of the environmental problems. टैक्सोनॉमिस्ट जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण अहम योगदान है हमारे पर्यावरण के जो समस्याएं हैं उसको पता लगाने में, उनको डिटेक्ट करने में। जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स है, बहुत बड़ा समस्या है हमारे लिए, जो अज्ञानतावश, अज्ञानता भी नहीं कहेंगे, ज्ञान भी है फिर भी कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। क्या इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई फिक्र नहीं? आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या प्लास्टिक में, मट्टी भी प्लास्टिक का आएगा क्या उनके लिए? मट्टी तक को भी खत्म कर देगा तो कहाँ से जाएगा फिर? तो सर्टेन पेस्टिसाइड्स जो है वो है they have entered in the food chain of ecosystem, our ecosystem, or biomagnification has taken place of these pesticides, biomagnification, और वो भी एकदम ट्रॉपिक लेवल पर हुआ है biomagnification. Taxonomists here can play important role in detecting such problems. Yeah. Such problems and can take effective measures also so that we can control it. वाटर पॉल, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया आपका, ठीक है, कि बायोमैग्निफिकेशन और जो ये पेस्टिसाइड्स के द्वारा जो इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हम पता लगाएंगे टैक्सोनॉमिस्ट की हेल्प से। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने में भी टैक्सोनॉमिस्ट हमें मदद करेंगे। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण जो है, इसको भी पता लगाने में टैक्सोनॉमिस्ट हमारे बहुत ही मददगार है, क्योंकि एक तो वाटर पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, और इंडिकेटर्स हैं, रिलायबल इंडिकेटर्स हैं, धोखा नहीं देंगे कि उस इंडिकेटर का प्रेजेंस जो है बताएगा आपको कि वाटर में पॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, या हुआ है तो कितना डिग्री का पॉल्यूशन है। जैसे वाटर हायासिंथ, आप देखे वो पानी में जो जलकुंभी होती है, सांप के जैसा फन रहता है हरा कलर का, वाटर हायासिंथ देखे हो आप लोग? Yes, sir. अब आप बताइए, एक तालाब में आप देखने घूमने गए, देखे खूब हरा हरा रंग का वाटर हायासिंथ है, उसके ऊपर
पर्पल, उसका फ्लावर कैसा होता है, कौन से कलर का? पर्पल कलर का। पर्पल कलर का, दिखने में खूबसूरत लगता है। यस सर। ओके, अब देखो आप सोचो कि एक तालाब है, इस तालाब में, इस तालाब को एनक्रोच कर लिया है। जनरली बिहार में सब ऐसा ही है, बहुत सारे वाटर बॉडी थे हमारे बिहार में, नहरें थी, पूले, पाइन थे, बहुत सारे होते थे वाटर बॉडीज, सबके चैनल्स थे। अब वो सब नहर, पाइन, वाटर बॉडी, अभी भी इसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे बाहर कहीं कहीं, वो सब एनक्रोच कर लिया लोगों ने। जो पाइन था वो नाला में तब्दील कर दिया गया, बड़ा सा नाला, सीवेज। कुछ लोग इसको भी एनक्रोच कर लिए, इसको कंक्रीट से ऊपर करके इसका दुकान के आगे का हैंगर वंगर लटकाते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब हुआ जो इंक्रोचमेंट लोगों ने किया, और इस तरह से, इस पहले सब फ्री था तो सबका चैनल था, जैसे सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में ब्लड का, बहुत सारे वेसल्स हैं, अब इसको ब्लॉक कर दिया, सर्कुलेशन इज ब्लॉक। अब ये चैनलाइजेशन, इसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन अवरुद्ध हो गया। अगर बारिश हो गई, 1 घंटा में खूब झमाझम बारिश हो गया, ठेवना भर पानी जमा हो जाएगा। पहले नहीं होता था, सारा पानी ससर जाता था, अब जमा होगा। तो वाटर हायासिंथ आपने तालाब में देखा, आपको अच्छा लग रहा है देखने में, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट इंडिकेट? वाटर पॉल्यूटेड है या नॉन पॉल्यूटेड? पॉल्यूटेड है सर। पॉल्यूटेड है, यस, पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है पानी, उसमें वाटर हायासिंथ ग्रो कर रहा है। इसका मतलब इन दैट वाटर, ये देखोगे जब तालाब का उस पानी को गौर से, जिसमें वाटर हायासिंथ है, उसको हटा के थोड़ा देखो डंडा से, तो आपको नीचे का पानी एकदम पूरा ब्लैक, एकदम काला काला मिलेगा। और ये आपका इस वाटर में, इस पानी में क्या है जो वाटर हायासिंथ ग्रो कर रहा है? ये पानी में खाद भरा हुआ है, फर्टिलाइजर है, फॉस्फेट्स है, पोटास है। 1 सेकेंड, और फोन आ रहा है। So there are certain organisms, certain planktons, zooplankton या phytoplanktons, they are there, and these are reliable indicator of the degree of water pollution. And the identification of such organisms by taxonomists give us rapid information for detecting pollution. समझिए, ये मार्कर हो गया पोल्यूशन। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? चलेंगे जल्दी? सर यस, नेक्स्ट पॉइंट में चलें। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। There are some more applications of this environmental problem. Then soil fertility. इसमें भी इसका योगदान है, इसमें भी इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, so we need to know about them. They are friends, so it is necessary